हाय गाइस। तो आज अपन लोग स्टार्ट करेंगे सिविक्स क्लास 8 चैप्टर का अपना थर्ड पार्ट, जिसमें अपन लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन की नीड्स देख ली है और फीचर्स के बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था कि 20th सेंचुरी में जब इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो मूवमेंट के दौरान ही इंडिया के लोगों ने ये सोच लिया था कि जब इंडिया फ्री होगा तो इंडिया कैसी कंट्री बनेगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा। तो इंडिपेंडेंस के बाद मेनली दो काम रह गए थे, ये डिसाइड करना कि इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनेगी और वो गवर्नमेंट किस रूल्स में चलेगी। ठीक है, तो जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिसमें ऑलमोस्ट 300 पीपल थे। ठीक है, तो उन 300 लोगों ने मिलके इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कि इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मिला के और सारी डाइवर्सिटी को मिला के बहुत अच्छा विजनरी डॉक्यूमेंट उन्होंने इंडिया को दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन लोग मेनली फेडरलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना, तो फेडरलिज्म मतलब होता है जब किसी भी कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट बनी हो। ठीक है ना, तो मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब जहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो। देखिए, जैसे इंडिया में अपने यहाँ 3 लेवल पे गवर्नमेंट है। पहली सेंट्रल गवर्नमेंट है, दूसरी हर स्टेट की अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, और तीसरी लोकल लेवल पे अपने पास पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है और लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। ठीक है, तो देखिए, जहाँ जौन सी भी कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ रहती हैं, जैसे इंडिया में, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी डाइवर्सिटी को सिर्फ एक कोई इंसान किसी भी कंट्री की कैपिटल सिटी में रह के रूल्स बना सके सारी डाइवर्सिटी के लिए। ठीक है ना, तो क्योंकि इंडिया में इतने सारे कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, तो इंडिया को ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो वहाँ पे सिर्फ एक पर्सन दिल्ली में बैठा हो और वो वहाँ से रूल बनाए, जबकि एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो लोकल लेवल पे रहे और लोकल लेवल के लिए लॉज बनाए। ठीक है ना, इसलिए इंडिया में स्टेट में गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वो लोकल पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से डिसीजन ले सके और लॉ बना सके। ठीक है ना, तो इंडिया में जितने भी स्टेट हैं वो ऑटोनॉमी इन्जॉय करते हैं, मतलब वो कुछ मैटर्स पे अपने हिसाब से रूल्स बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन उनको वो रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो सके। ठीक है, तो देखिए अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट किस इशू पे लॉ बना सकती है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कौन सी गवर्नमेंट किस टॉपिक पे लॉज बना सकती है। ठीक है, और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट को मनी कहाँ से मिलेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को मनी कहाँ से मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कैसे मिलेगा, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कैसे मिलेगा मनी उनके वर्क के लिए। और देखिए, फेडरलिज्म में क्या होता है कि फेडरलिज्म में ना स्टेट के पास अपनी पावर भी रहती है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। स्टेट सिर्फ एक एजेंट के जैसे एक्ट नहीं करता है। एक एजेंट मतलब सिर्फ ऐसे एक्ट नहीं करता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया वही स्टेट को करना है। स्टेट के पास खुद की अथॉरिटी और खुद की भी पावर रहती है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। ठीक है, और उस कंट्री में जितने भी लोग रह रहे हैं, जितने भी पर्सन हैं, तो उनको दोनों के रूल्स मानने पड़ते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं, लोकल गवर्नमेंट ने बनाए हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। आई होप फेडरलिज्म आपको समझ में आ गया होगा। फेडरलिज्म मतलब एक से ज़्यादा लेवल में गवर्नमेंट का होना। ओके, सो आई होप आपको फर्स्ट फीचर समझ में आया होगा कि इंडिया एक फेडरल गवर्नमेंट है जहाँ पे एक से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट बनाई जाती है। सेकेंड फीचर अपना है कि इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देखिए, अपन ने अभी पढ़ा कि इंडिया में डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट है, जिनमें मेनली रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो गवर्नमेंट चलाते हैं। ठीक है ना, और वो रिप्रेजेंटेटिव अपन लोग चूज़ करते हैं, पीपल इलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अपन लोग नहीं, मतलब पीपल इलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन
गारंटी करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी सफरेज को सारे सिटीजन्स के लिए। मतलब इंडिया में सारे सिटीजन्स के पास, सारे अडल्ट सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो जाके वोट दे सकते हैं, और सारे सिटीजन्स की वोट की सेम वैल्यू है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपन को गारंटी करता है कि सारे सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो जाके वोट दे सकते हैं। यही मेनली मीनिंग होता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का, जिसमें किसी कास्ट या क्लास के बेस पे आप किसी को वोट देने से नहीं रोक सकते, सबके पास वोट देने का राइट है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये लगा कि इंडिया ने इतने समय से ब्रिटिशर्स से स्ट्रगल किया है, फ्रीडम स्ट्रगल पे इतना पार्ट लिया है, तो अब इंडिया के पीपल हैं वो जानते हैं कि उनका अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ठीक है ना, तो जो इतना लंबा फ्रीडम स्ट्रगल था ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो उन्होंने इंडिया के लोगों को तैयार कर दिया है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद चूज़ कर सके और अपने लिए सही गलत चूज़ कर सके। ठीक है, तो देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से 2 फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, पहली बात है कि अगर किसी भी कंट्री में सबके पास वोटिंग राइट रहेगा तो डेमोक्रेटिक माइंडसेट इन्हांस होगा कंट्री में। ठीक है ना, तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज डेमोक्रेटिक माइंडसेट को एनकरेज करता है। और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है इसका कि देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से सोसाइटी में इक्वालिटी आ जाएगी। जैसे अपन ने देखा है कि इंडिया सोसाइटी पहले से कितना कास्ट, क्लास और जेंडर हायरार्की में बटी हुई थी। ठीक है ना, तो ये ट्रेडिशनल कल्चर्स को ब्रेक कर देगा। कास्ट, क्लास और ट्रेडिशन के, जहाँ पे सिर्फ कुछ कास्ट के लोगों को वोट देने का राइट था, जेंडर में भी सिर्फ एक जेंडर को वोट देने का राइट था। ठीक है ना, तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आएगी वो इतने साल के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर देगी और सबको इक्वल राइट दे देगी। ठीक है, तो जो इंडिया के लोग हैं ना, वो उनका डायरेक्ट रोल है रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में। ओके, और इंडिया के हर सिटीजन्स के पास वोट देने का राइट है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड। मतलब वो कैसे सोशल बैकग्राउंड से आता है, अमीर है, गरीब है, कौन से जेंडर से आता है, सबको एक सा वोट देने का राइट है। ठीक है ना, और सबको वोट देने का राइट है, तो इससे जो रिप्रेजेंटेटिव है ना वो भी अकाउंटेबल रहते हैं सारे सिटीजन्स को, क्योंकि सिटीजन्स ने उनको वोट दे के चुनाव जिताया है। चुनाव जिताने के बाद जब वो सरकार बनाएंगे और अगर सरकार में कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऑफकोर्स लोग जाके उन्हीं को पूछेंगे, क्योंकि उनको वोट दिया है और उनको लोगों से वोट मिल रहा है, इसलिए उनको लोगों के सवाल के जवाब भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मेनली वोटिंग राइट से रिप्रेजेंटेटिव और अकाउंटेबल हो जाते हैं पीपल्स को। ठीक है ना, और देखिए आपकी बुक में साइड में एक छोटा सा पैराग्राफ भी दिया है जिसमें श्री A.K. अय्यर के बारे में दिया है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को लाने के बारे में बात की थी, तो सर A.K. अय्यर ने ये बोला था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग हैं वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उस पर भरोसा करके ला रहे हैं और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रमोट करने के लिए ला रहे हैं। ठीक है ना, वो ये भी मान रहे थे, उनको ये पूरा बिलीव था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से जो इंडिया के लोगों का वेलबींग है वो बढ़ेगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा दोनों फीचर्स। तो पहला फीचर अपन ने पढ़ा फेडरलिज्म, जिसका मतलब होता है कि इंडिया में या किसी भी कंट्री में एक से ज़्यादा लेवल पे गवर्नमेंट है। ठीक है, और दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब कि जो पॉलिटिकल लीडर्स जो कंट्री में रूल करेंगे या जो कंट्री को गवर्न करेंगे उसको पीपल चूज़ करेंगे। ठीक है ना, पीपल इलेक्ट करेंगे और सबके पास सेम वोटिंग राइट होगा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज़ के अंदर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।